अगर ये बोलते प्रधानमंत्री साहब जब आया था तो बोला मैं गंगा मैया का लाल हूँ, उस गंगा को भी बेच दिया अगर किसी को ना पता हो तो। आपको गंगा के किनारे पर एक रात गुजारने के लिए 12,000 रुपए देने पड़ेंगे, ये पता है किसी को? उसके अंदर जहाज चला रखा है जिसकी 25 लाख रुपए की टिकट है, 2.5 लाख रुपए के एक दिन की टिकट है। जब तो अगर कोई हरियाणा के बच्चों का एक बार पीछे से एक विवाद उठा था कि ओक्का पी लिया था इन लोगों ने वहां पे, अब उसी के अंदर शराब भी पियेंगे, लड़कियां भी डांस करेंगी। अपनी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है गंगा, उसके अंदर जब इतना भ्रष्टाचार होगा, शराब भी पी जाएगी, डांस भी होगा, लड़कियां भी नचाई जाएंगी, अब ये क्या बच गया? वो पवित्र बचेगी, उसकी पवित्रता बच जाएगी? कोई मान सकता है इस चीज को? जैसे 3 कानून थे वो अडानी के लिए आए थे स्पेशल, अब ये 3 सहकारिता समितियां आई हैं, ये अडानी के अंडर में कैसे आई हैं? ये सोचने वाली बात है। और सिर्फ 3 समितियां पूरे देश में वो करेंगी। और एक तरफ मोदी साहब बोलते हैं जो दिन के 11 रुपए कमाता है वो गरीब में शामिल नहीं होता, मतलब महीने के 321 रुपए कमाने वाले आदमी को गरीब नहीं मानते। ये गरीब मानते हैं जो अडानी दुनिया का नंबर 2 अमीर आदमी है वो गरीब है। उसके बाद पढ़ने वाले विद्यार्थी भी रोड के ऊपर आए, नौकरी करने वाले भी आए। इन्होंने तो सेना तक को नहीं छोड़ा, सेना तक को प्राइवेट कर दिया है। बचा क्या देश के अंदर? ये बताओ, सरकारी संस्था कौन सी छोड़ी इन लोगों ने? यहाँ पर लोगों को प्रोपगंडे दिए जाते हैं, कोई फिल्मों का बायकॉट करता है, कोई किसी चीज का बायकॉट करता है। हमारे बच्चों को ना ये जो फोन दे दिया ना, इस फोन में बस लगे रहो बायकॉट में, उसमें मुद्दों की बात कोई करके खुश नहीं है। लगभग 1.5 साल आपने जदोजहद की दिल्ली बॉर्डर पे और जो भी आपने लड़ाइयाँ लड़ी संयुक्त किसान मोर्चा के लिए, आपको भड़काऊ कहा जाता था, हम उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है, वो जज साहब जब मेरे ऊपर आरोप लगाया देशद्रोह का कि ये देशद्रोही है, देश को भड़काने का काम करता है, वो पिछले 2 साल से वही केस चल रहा है। आज तक वो भड़काऊ शब्द कहीं मिल नहीं पाया है। इसमें कौन सा भड़काऊ? में किसान के बच्चे हैं, किसानों को उनका हक दिलवाने की अगर हम बात करते थे, भड़काऊ बात मेरे को तो नहीं लगती। यही जज साहब ने बोला था कि भाई इसमें भड़काऊ शब्द कौन सा शब्द सुनाया जाए जिसको कि हम भड़काऊ कह सके। इन्होंने इतनी सीडी बनाई थी पुलिस वालों ने, उनमें एक भी शब्द भड़काऊ नहीं था। और ना ही हमने कभी बोला, ना कोई जाति सूचक शब्द बोला, ना ही कोई ऐसा शब्द बोला कि जिससे किसी भावनाओं को ठेस लगे और कुछ ऐसा हो जाए कि बवाल मच जाए। ऐसा हमने कुछ बोला ही नहीं। लेकिन वो केस तो अब भी चल रहा है और आपने फिर याद दिला दिया। मेरे को अब याद आया जब आपने बोला, कल ही मेरे केस की तारीख है देशद्रोह वाले की। तो लगातार आपने कृषि कानून जो है सरकार ने वापस ले लिए थे, कमेटी भी बना ली थी कि क्या किसान खुश हैं इस चीज से? बिल्कुल भी खुश नहीं है। आप एक चीज देखें, सिर्फ 3 काले कानूनों की लड़ाई नहीं थी, वो एमएसपी की लड़ाई भी थी जो कि बीच में रह गई थी। लड़ाई लंबी थी और वो जो 3 काले कानून इन लोगों ने रद्द किए थे, सरकार बोल रही है हमने रद्द कर दिए, वो रद्द नहीं किए, नए रूप में आ गए वो। अब आगे 3 सहकारिता समितियों के रूप में फिर किसानों की जमीन के ऊपर नजर होगी इनकी, फिर जमीनों को कब्जाया जाएगा। आप ये देखिए, जो 3 सहकारिता समितियां आई है ना, वो पूरी पूरी अडानी के अंडर में क्यों आई हैं? जैसे वो 3 कानून थे वो अडानी के लिए आए थे स्पेशल, अब ये 3 सहकारिता समितियां आई हैं, ये अडानी के अंडर में कैसे आई हैं? ये सोचने वाली बात है। और सिर्फ 3 समितियां पूरे देश में वो करेंगी। और बाकी जो सहकारिता समिति होती थी पहले क्या होती थी, सरकारी होती थी, जिनके लोग अपना किसान वगैरह अनाज वगैरह लेके जाते थे। अब ये सब प्राइवेट के रूप में आगे, पूरे देश में सिर्फ 3 ही होंगी। ये 3 पूरे देश पर राज करेंगे, सरकारी समितियां इनके अंडर में आएंगी। क्या मंडी टूट जाएगी इससे? मंडियां खत्म होंगी। जो बोलते हैं ना कि मंडी खत्म नहीं हुई है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। एमएसपी भी है ना, तो एमएसपी रहेगी ना मंडियां रहेगी। आने वाले 2 साल के अंदर सारी मंडियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन भाजपा सरकार तो कहती है, जो इनके मंत्री हैं वो तो कहते हैं हम तो किसान हितैषी हैं। ये कौन से किसान हितैषी? आप ये बताओ, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी, 720 साथियों को हमने खो दिया था उस लड़ाई के दौरान। सबसे ज्यादा अनाज साइलों में गया, और वो जो साइलों में अनाज गया ना, वो 8 गुना कीमत पर हमारे को मिलेगा। अभी तो लोग खुश हो रहे हैं, भाई ठीक है सेफ्टी से रखा जाएगा, अच्छे बना दिए। इतना अनाज मंडी, सरकारी मंडियों में नहीं आया जितना अनाज अडानी के साइलों में गया है। वो इन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत करते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, सबके पीले और गुलाबी कार्ड बना रहे हैं, पीले गुलाबी कार्ड बना रहे हैं। एक तरफ मोदी साहब बोलते हैं जो दिन के 11 रुपए कमाता है वो गरीब में शामिल नहीं होता, मतलब महीने के 321 रुपए कमाने वाले आदमी को गरीब नहीं मानते। ये गरीब मानते हैं जो अडानी दुनिया का नंबर 2 अमीर आदमी है वो गरीब है, उसको सब कुछ दे दो। अगर बंदा दिन के 11 रुपए भी कमा रहा है या नहीं भी कमा रहा है तो गरीब नहीं है। वो गरीब सिर्फ इस देश में अडानी और अंबानी है। इन्होंने तो फैमिली आईडी के अकॉर्डिंग बना तो दिए सबके कार्ड, वो कार्ड कैंसिल होंगे। ये सिर्फ एक चुनाव के लिए कार्ड बनाए हैं, आपको भी नहीं पता होगा इस बात का। 2024 का चुनाव जाने तो एक का भी कार्ड दिखा देना मेरे को, पीला और गुलाबी, सबके कार्ड खत्म होंगे ये। अब जैसे एक आवाज़ आई थी, अब कहते हैं कि हम कहीं भी कुछ हो जाए, टोल फ्री कराना तो किसान वहाँ पहुँच जाते हैं, कोई शहादत हो जाती है किसान वहाँ पहुँच जाते हैं, तो किसान ही क्यों पहुँचता है, बाकी और लोग क्यों नहीं पहुँचते? बाकी अपनी लड़ने की हिम्मत हार चुके हैं। उस समय पर भी बोला था जब किसान आंदोलन चल रहा था, भाई साथ दे दो साथ दे दो, नहीं दिया। उसके बाद पढ़ने वाले विद्यार्थी भी रोड के ऊपर आए, नौकरी करने वाले भी आए। इन्होंने तो सेना तक को नहीं छोड़ा, सेना तक को प्राइवेट कर दिया है। बचा क्या देश के अंदर? ये बताओ, सरकारी संस्था कौन सी छोड़ी इन लोगों ने? वो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसके लिए हमने सेना में 3-4 साल की अग्निपथ योजना लेकर, जिसको सराहना कर रहे हैं, लोग ही कर रहे हैं।
आपका क्या कहना है इस मामले में? बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों का बिल्कुल भविष्य जो होता ना अंधकार में कर दिया था। ऐसा गरीब किसान के पास एक ही नौकरी बचती थी, फौज की, कि बालक थोड़ा पढ़ लिख लेगा, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेगा और फौज में भर्ती हो जाएगा। वह फौज की नौकरी भी नहीं छोड़ी। डायरेक्ट इन लोगों ने फौज की पेंशन खत्म करी नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से फौज की पेंशन खत्म कर दी। ये था वो इनडायरेक्ट तरीका। दूसरी चीज, अगर ये बोलते प्रधानमंत्री साहब जब आया था तो बोला मैं गंगा मैया का लाल हूँ, उस गंगा को भी बेच दिया। अगर किसी को ना पता हो तो आपको गंगा के किनारे पर एक रात गुजारने के लिए 12,000 रुपए देने पड़ेंगे। ये पता है किसी को? उसके अंदर जहाज चला रखा है जिसकी 25 लाख रुपए की टिकट है, 2.5 लाख रुपए के एक दिन की टिकट है। जब तो अगर कोई हरियाणा के बच्चों का एक बार पीछे से एक विवाद उठा था कि ओक्का पी लिया था इन लोगों ने वहां पे। अब उसी के अंदर शराब भी पियेंगे, लड़कियां भी डांस करेंगे। अपनी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है गंगा, उसके अंदर जब इतना भ्रष्टाचार होगा, शराब भी पी जाएगी, डांस भी होगा, लड़कियां भी नचाई जाएंगी, अब ये क्या बच गया? वो पवित्र बचेगी, उसकी पवित्रता बच जाएगी? कोई मान सकता है इस चीज को? इसके ऊपर भी लोग नहीं बोल पा रहे। इसके लिए भी किसानों को ही बोलना पड़ेगा। नवीन जैन ने मकर संक्रांति के ऊपर बेरोजगार रांडों की बारात निकाल दी जी, क्या कहेंगे इसको? देखो वो अपने तरीके से करता है, वो एक राजनीतिक बंदा है। राजनीतिक बंदों के लिए मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलता, क्योंकि अगर बोलना है ना फिर सब आएंगे लपेटे में। मुद्दा तो वो भी उठा रहा है अभी बेरोजगारी का। बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है तो मैं आपको स्क्रीनशॉट आपके पास पर्सनल भेज दूंगा। मैं कुछ मुद्दा उठाओ लेकिन किसी से चंदा मत मांगो। पहले लोगों के पास पैसे नहीं है, इसी से समझदार को इशारा बहुत होता है। सरकार ने सीटी का टेस्ट लिया, उसमें काफी बच्चे पास भी हुए, काफी निराश भी हुए, उसको लेकर क्या कहेंगे? सीईटी से क्या होता है? लगना तो वो 4th ग्रेड में है। सीईटी पास कर ले चाहे IIMT पास कर ले, नौकरी तो वह 5,000 वाली मिलनी है। नौकरी कौन सी हाई ग्रेड की मिल जाएगी? आप 2014 से लेकर और 2023 तक का आज तक का रिकॉर्ड निकालना पूरे हरियाणा का। हाई लेवल की जो नौकरी हरियाणा की जो वैकेंसी है ना, उनके ऊपर कौन बैठा? आपको गुजरात के मिलेंगे, बिहार के मिलेंगे, बाहर के लोग मिलेंगे, हरियाणा का एक भी नहीं मिलेगा। निकाल लो पूरा रिकॉर्ड। अभी कहते हैं 1 लाख नौकरियां और देंगे हरियाणा। ये कोई नहीं देंगे, कोई नौकरी। 4th ग्रेड की हरियाणा वाले, चपड़ासी के लिए हरियाणा वाले हैं, A1 क्लास नौकरी के लिए बाहर वाले हैं। ये इस सरकार की नीति है। सरकार धक्का कर रही है इसको लेकर। धक्का और क्या होगा ये बताओ आप? ये कहीं पर आप यहाँ पर भी अगर ये लोग कोई समारोह करेंगे ना तो आप ये देख लेना, सफीदों का एक भी आदमी नहीं मिलेगा और भीड़ दुनिया भर की दिखा देंगे। ये बोल देंगे सफीदों में बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ। अभी भी नहीं समझे भीड़ कहाँ से आ रही है। अभी देवेंद्र बबली ने समैन में कल जनसभा करी थी और उसमें काफी तादाद में पहुंचे थे किसान। वहां भी पहुंचे थे कि विरोध करने के लिए, क्योंकि सरपंचों का ई-टेंडरिंग का मामला ज्यादा फेमस हो रखा है। उसको लेकर क्या? ऐसा जो ई-टेंडरिंग वाला था ना, पहले तो सभी सरपंचों को पहुंचाना चाहिए था, जितने भी हरियाणा के अंदर 4,000 से ज्यादा गांव हैं। 4,000 भी सरपंच वहाँ, 2,000 भी पहुंच जाते ना सरपंच वहाँ पे, उसकी मजाल नहीं थी, वो ऐसा कर देता। सरपंचों के लिए तो इन्होंने रूल निकाल दिया कि भाई अगर कोई गाँव वाले लिख के दे देंगे सरपंच को हटा दिया जाएगा। MP MLA के लिए कोई रूल नहीं निकालते, वो कितने ही गलत काम करो वो रहेगा ही रहेगा 5 साल। उनके लिए भी तो निकालो ना ऐसा रूल कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता है या कोई गलत काम करता है। अभी संदीप सिंह का ही मामला लगा लो आप, उसका पूरा मामला हाईलाइट हो रहा है, लेकिन उसको अब जातिवाद के रूप में हाईलाइट किया जाएगा। आपको किसी को समझ में नहीं आया कैसे किया गया है? यही आपका जो आपने नाम लिया था नवीन पंडित जी, या जय हिंद लगा लो, वो कह रहा है कि जाटा की छोरी छेड़ दी। कैसे भाई? लड़की तो लड़की होती है, तो पूरे समाज की होती है। नहीं बोलते क्या? ये बुजुर्ग खड़े नहीं से पूछ कर देखो, एक बेटी जो होती है ना उसको पूरे गाँव की बेटी बोला जाता है। उसमें जाट की जाति पात की बात कहाँ से आ गई? वो जाति पात क्यों किया जा रहा है? जात पात करके बांटना, इससे अच्छा होता कि उसी वो बेटी भी अपना कोर्ट में केस लड़ती। यही मंत्री हैं जो मंत्री बोल रहे हैं हम सरपंचों को हटा दें, कर दें, ये उसके ऊपर नहीं बोल रहे। एक बेटी के साथ और कितनी बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं। दिल्ली में घसड़ा के मार दी, क्यों नहीं बोला कोई? क्योंकि इसमें बीजेपी के नेता का बेटा शामिल था। किसी मीडिया ने कोई आवाज नहीं उठाई, वो आवाज वहीं पर शांत कर दी। यहाँ पर लोगों को प्रोपगंडे दिए जाते हैं, कोई फिल्मों का बायकॉट करता है, कोई किसी चीज का बायकॉट करता है। हमारे बच्चों को ना ये जो फोन दे दिया ना, इस फोन में बस लगे रहो बायकॉट में, उसमें मुद्दों की बात कोई करके खुश नहीं है। ये आपने कहा कि बीजेपी का जो नेता है उसका बेटा इसमें शामिल था। हाँ। तो उत्तराखंड में भी तो वही हुआ था, जो टैनी मंत्री थे, तो उसके साथ क्या हुआ? जो टैनी मिश्रा था उसका लड़का शामिल था उसमें। क्या हो गया उसका? आज तक कुछ हुआ है क्या? टैनी मिश्रा ने इस्तीफा दिया, वहां पर किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, कोई बोला, लेकिन वो फैसला हो जाता। पता नहीं रातों रात कैसे टिकैत साहब पहुंच गए, वहां पर फैसला भी हो गया। लेकिन वो फैसला नहीं होना था। टैनी मिश्रा का इस्तीफा भी होना था, उसका लड़का भी जेल जाना था, लेकिन वो पता नहीं फैसला हुआ था, समझौता हुआ था। वो तो भविष्य गर्भ में है, लेकिन हमने तो ये बोला था कि समझौता हुआ, फैसला तो हुआ नहीं है। और वो फैसला आज तक नहीं हुआ। जो गवाह थे, गवाहों को पीटा गया, किसी ने आवाज उठाई? कोई आवाज नहीं उठाता। हाँ, कोई बात हो जाए हरियाणा के अंदर भाग के आ जाते टिकैत साहब, यूपी के अंदर नहीं बोलेंगे, हरियाणा में बोल देंगे, पंजाब में चले जाएंगे। अरे भाई उत्तर प्रदेश में भी बोल ले, उत्तर प्रदेश में भी बहुत कुछ घट रहा है, लेकिन वहां पर नहीं बोलेंगे। कोई डर है या क्या पता? वो तो बोलते योगी जैसा कोई सीएम ही नहीं है, फिर यहाँ का खट्टर के पीछे क्यों लग रहा है? खट्टर भी तो उसी पार्टी का है। यहाँ का तो बोला खट्टर को तो कुर्सी मुद्दी मार देंगे, उड़ा जाके योगी देखते बोला योगी बहुत बढ़िया सीएम है। अब या तो भगवान जाने या टिकैत साहब जाने, कारण क्या है?
आप संयुक्त किसान मोर्चा के एक निर्भीक सिपाही हैं, जी। तो आगे किन एजेंडों और किन मुद्दों को लेकर चलने वाले हैं? एजेंडे वही के वही हैं, वही जो 3 कानून थे अभी 3 सहकारिता समिति के रूप में आगे एमएसपी नहीं मिल पाई, जो सरकार ने बोला था कि कमेटी गठित की जाएगी, उस कमेटी में एक भी किसान या किसान नेता को नहीं लिया गया, पूरे के पूरे बीजेपी के बंदे सेट किए गए, अधिकारी सेट किए, उन्हीं से हम तंग थे, उन्हीं को फिर सेट किया जा रहा है ना। वो समिति बनाई है, वही मांगे फिर वहीं की वही हैं, और अब इसमें तो और मांग जुड़ती जाएंगी। अब ये मांग जुड़ जाएगी, अग्निवीर वाली भी जुड़ जाएगी, अब जो बिजली अधिनियम आ रहा है 2022 वो भी जुड़ जाएगा, मांगे जुड़ती जाएंगी। और ये सबको पता 2024 से पहले या तो आंदोलन कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो अगर 24 से पहले अगर इस सरकार को बदली नहीं किया गया ना, फिर कोई आंदोलन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बोलने वाले भी नहीं बचेंगे, आप लोग भी किसी से सवाल नहीं कर पाओगे, ये देख लेना। क्या आंदोलन जो पहले हुआ था उस टाइप का आंदोलन दोबारा एक किसान एकजुट हो सकता है? किसान तो आज भी एकजुट ही है, सिर्फ कमी है ना, तो एक जो किसान के नेता बनते हैं ना, इनकी कमी के कारण किसान बिखरा हुआ है, क्योंकि कोई किसी जगह पे आंदोलन कर रहा है, कोई कहीं पे आंदोलन कर रहा है। जब ये किसान नेता इकट्ठे हो जाएंगे, किसान तो इकट्ठे हैं, किसान अलग अलग कभी नहीं हुआ ना, मजदूर कभी अलग हुआ, इन नेताओं की वजह से अलग अलग होते हैं। ये नेता सुधर जाओ, ये तो सुधराए हैं। हरियाणा में किसान यूनियन की 2 फाड़ आते हैं, एक राकेश टिकैत की और एक गुरनाम सिंह चड़ूलने की, क्या दोनों सही तरीके से काम कर रही है? दो नहीं, हरियाणा के अंदर तो 100 फाड़ है, आप 2 गलत बोल गए, और भी कई यूनियनें बन चुकी हैं हरियाणा किसान यूनियन के नहीं, नाम। अगर 2 की बात करें तो दो की बात करें तो ये दोनों हरियाणा के लिए इन्होंने किया क्या, ये बता दो फिर। दोनों से ही सवाल है मेरा तो, भाई दोनों ने बता, तुमने अगर तुम भला कर देते तो किसान अभी भी आत्महत्या क्यों कर रहे हैं फिर? किसानों के नाम पे इतनी यूनियनें हैं, मजदूरों के नाम पे इतनी यूनियनें हैं, लेकिन आज तक किसी का भला होया है? तो इनके नाम से सिर्फ नेता बनाया जा रहा है, भला करने कोई नहीं आ रहा है। तो किस तरह का विचार देना चाहेंगे ताकि किसान का भला हो सके? किसान का भला जब तक किसान खुद खड़ा नहीं होगा, नेताओं को रखो साइड में, अपना भला चाहते हो तो खुद को आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। जब तक खुद आवाज बुलंद नहीं करेंगे, खुद अपनी अपने अगवा खुद नहीं बनेंगे, तब तक भला होगा ही नहीं। और कोई विशेष बात? बस विशेष बात यही है भाई, एक तो मिलजुल करो, कोई हमारे को जाति होगा उसमें कोई धर्म के नाम पर बांटता ना, इस बंटवारे में मत आओ। और जो मुद्दों की बात है ना, मुद्दों की बात करो। मुद्दा ये नहीं कि हमने उसकी बारात निकाल दी, उसका वो कर दिया, या मुद्दा ये नहीं कि वो लड़की, अरे मुद्दा गंभीर समस्या आएंगी जो 3 सहकारिता समिति है ना, ये आ रही है। मुद्दा ये है हमारी जमीनों पर दूसरों का कब्जा किया जा रहा है, हमारी जो नौकरियां हैं दूसरों को दी जा रही है। मुद्दे ये है, मुद्दों पर जब तक बात नहीं करेंगे ना, मुद्दों को नेता बनाना सीख जाओ, ये नेता अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।